हेलो एवरीवन, और आप सभी लोग ठीक हो। जैसा कि अभी अभी लेखपाल का पेपर हो गया है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का लेखपाल का पेपर जो हुआ होगा वो बहुत अच्छा हुआ होगा। इतनी उम्मीद की जा सकती क्योंकि पेपर मॉडरेट था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था। क्योंकि जैसा कि अभी बच्चे बोल रहे थे कि आपकी जो ग्रामीण प्रवेश थी वो थोड़ा सा कठिन आई थी। ग्रामीण प्रवेश कठिन क्या आई थी, उसमें योजनाएं ज़्यादा पूछ लिया था। लेकिन मैथ का सेक्शन एक दो क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल पे थे, वरना मैथ का सेक्शन बहुत आसान था। हिंदी का सेक्शन आसान था। चलिए फिर देखते हैं कि लेखपाल में मैथ में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। एक एक क्वेश्चन को हम करवा दे रहे हैं, हल करवा दे रहे हैं, और आप लोग भी मैच करा लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। उसके बाद बताना कि लेखपाल का पेपर कैसा हुआ, मैथ पढ़ाई हुई आई या बाहर से आई, जैसा होगा सब बताना। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं मैथ में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ का पहला प्रश्न था कि यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है और AB 12 सेंटीमीटर है, AC 13 सेंटीमीटर है, BC ज्ञात कीजिए। मैं जल्दी जल्दी से हल करा दे रहा हूँ, समझते जाइएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कहा है कि B पे क्या है, समकोण है, राइट एंगल बनाता है। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें कहा कि AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई। AC हमारा जो हाइपोटेनियस है, कण है, वो 13 सेंटीमीटर का है। हमसे BC इस बेस की बात कर रहा है कि ये बेस क्या होगा। भैया ट्रायंगल का सबसे बेसिक अगर कोई पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 12, 5 और 13। सबसे बेसिक ट्रिपलेट यही है। 4 बेसिक ट्रिपलेट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसमें से एक बेसिक ट्रिपलेट यही है। तो जब आपका कर्ण कितना है, 13 है, और लंब 12 है, तो आधार आपका 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो आपका आंसर क्या आया, 5 सेंटीमीटर आया। बताइए कोई डाउट? ये बिल्कुल बेसिक ट्रिपलेट है, ये सभी टीचर पढ़ाते हैं। आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं रहा होगा जो आपको ये ट्रिपलेट ना पढ़ाया हो। चलिए, तो पहले का आएगा 5 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचा जाना चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो। भैया ऐसे प्रश्नों को हमने आपको पढ़ाया है प्रॉफिट लॉस में, और हमने बताया था जब 2 बार विक्रय दिया हो तो SP1/100 ± x इक्वल टू SP2/100 ± x। ये हमने आपको बताया। तो SP1 पहला विक्रय मूल्य कितना है, 1820 रुपए में जब बेचता है तो 30% की हानि होती है। जब भी हानि होती है तो उसको 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो 30% की हानि हुई तो 100 से 30 घटाओ कितना, 70 इक्वल टू कितने रुपए में बेचे। हमने कहा हमें SP2 बताना है, कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। 30% का लाभ हो, लाभ होगा तो प्लस में जाएगा 130। चलो कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा 7 दूनी 14, 4 जाएगा, 7 छंग 42, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 छंग 78 का 8, हाथ से लगेगा 7, 13 दूना 26 और 7 26 और 7 33, 3380। SP2 कितना आ जाएगा, 3380। जिन्होंने 3380 लगाया उन सबका आंसर सही है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये हमने आपको ऑनलाइन क्लास में प्रॉफिट लॉस का पूरा एक टाइप पढ़ाया है, और हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो इसका आंसर आएगा 3380। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा राहुल राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। एक राहुल है और एक मोहन है। राहुल का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। हमने कहा मोहन का 100 है तो राहुल का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली। राहुल को अपने वेतन पे क्या मिला, 30% की वृद्धि मिली। जब 30% की वृद्धि मिली तो 120 गुणे 130 बटे में 100। अब राहुल का वेतन कितना हो गया, 12 3 36 का 6 80 लगेगा 3, 12 का 9 12 3 15। अब राहुल का वेतन हो गया 156 रुपए।
राहुल का जो वेतन था वो मोहन के वेतन से 20% अधिक था। फिर क्या हुआ, राहुल के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई। जब भी वृद्धि होती है तो उसको हम 100 में जोड़ के निकालते हैं। तो राहुल के वेतन में जब वृद्धि की गई 30%, तो राहुल का वेतन कितना आ गया, 156। आगे क्या कह रहा, मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली, तो मोहन का वेतन कितना हो जाएगा, 140/100। मीन्स आज मोहन का वेतन कितना हो गया, 140। तो क्या कह रहा, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। वेतन के वृद्धि के बाद राहुल का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। हमने बताया जब भी क्वेश्चन में अधिक या कम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं कितना अधिक है। 16 का अधिक है। अब आपको बताना क्या है, वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 बटे में किसका, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से। मोहन के वेतन से, मोहन का वेतन कितना है, 140। ये 1 0 से 1 0 काट दो, ये काटो 2 7 14, ये 2 8 16, ये 80/7 आएगा। ये कटेगा 7 × 9 7, कितना जाएगा 1, फिर 10 आएगा, 7 × 9 7, लगभग में आएगा आंसर। तो 11% आंसर बना दीजिए, 11% आंसर बना दीजिए। ठीक है, बताओ कोई डाउट है भैया, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। तो इसका आएगा 11% आंसर। आइए अगला कह रहा 3/8, 2/6, 4/7 का एलसीएम बताइए। तो 3/8, 2/6 और 4/7 का आपको क्या बताना है, एलसीएम। जब इसका लासा बताना है तो लासा में क्या होता है, अंश का एलसीएम लेते हैं। अंश का क्या लेते हैं, एलसीएम, और हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ। जब एलसीएम पूछता है तो हम लोग क्या लेंगे, लासा बताना है तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो 3 2 4 का लासा कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा 12, और मासा कितना हो जाएगा 8 6 7 का 1, तो आंसर बनेगा 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं का, ये तो अभी मैं ऑफलाइन क्लास में 10 दिन पहले की क्लास में बता रहा था, याद करो ऐसा ही प्रश्न ना। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11। एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड, एलसीएम के दो गुणनखंड आपको दिए गए, एक 13 और एक 17। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इसमें 11 से गुणा करो, 11 7 77 का 7, इसमें 11 से गुणा करो, 11 33। दो संख्याएं आई, एक 143 एक 187। तो क्या पूछा, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 143। देखो है ना, कितना आसान था। आगे बढ़ाया जाए, चलिए समझते चलिएगा। आज सॉल्व नहीं करा रहे, मैं बता रहा हूँ बस आंसर क्या बनेगा और कैसे बनेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। बहुत ही आसान पेपर था। आगे दिया गया एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः ये है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है आपका, एक चतुर्भुज जो है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये कह सकते हो ये वाला बनाओ, नहीं तो आप कहोगे सर जी क्या बना दिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको क्या दिया गया, इसके विकर्णों की लंबाई दी गई, ये दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर और ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है। हमने कहा अगर ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी ना, क्योंकि हमने बताया एक बात कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये वाली x है तो ये वाली भी x होगी। तो कहा दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई बताइए। तो इसमें होता है 2 ब्रैकेट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो आपको क्या क्या दिया गया, जो जो दिया गया आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 2 ब्रैकेट में AB का स्क्वायर, AB कितना है आपको, इसको निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। BC कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर 25,
AC कितना है आपका 6, 6 6 36, BD कितना है 8 28 64, ये जोड़ देंगे 64 36 100 और 2 का अंदर गुणा करोगे 25 दूना 50, 50 उधर जाएगा माइनस में, इधर 2 का गुणा करोगे तो 2x² बनेगा। तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 50 और ये काटोगे 2 से कितना आ जाएगा 25, इधर स्क्वायर है तो इधर 25 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो अगली भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बताओ कोई डाउट है आपको? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? ये भी प्रश्न आपके बहुत ही अच्छा था, बहुत नॉर्मल था, छोटा सा प्रश्न है और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। इस प्रश्न को रोकते हैं, इस प्रश्न में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, हम अभी आपको लास्ट में बताते हैं कि क्या है इसमें। चलिए, कह रहा है एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है। हमारे हिसाब से इसमें आयत आंसर बनना चाहिए, आयत होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना आसान था, 18 प्लस 15 बटे 3 गुणे 9, तीनों 25 15, 18 प्लस 45, 45 18 63। देखो आगे आंसर, इसका आंसर 63 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 15 जो नंबर्स हैं इनका एवरेज आपको 30 दिया गया। सुनते जाइएगा, 15 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? भैया प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें या प्रत्येक संख्या में 3 घटा दें या प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दें या प्रत्येक संख्या में 3 का भाग कर दें। ये हमने एवरेज की तीसरी क्लास में पढ़ाया और हमने बताया कि क्वेश्चन में वो जो कहेगा एवरेज में करो, मतलब वो जो कहेगा संख्या में करोगे, संख्या में 3 जोड़ दो, संख्या में 3 का भाग कर दो, संख्या में 3 का गुणा कर दो, संख्या में 3 माइनस कर दो। जो वो काम संख्या में करने के लिए कहेगा वही काम आप एवरेज में कर देना और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, संख्या में 3 जोड़ दें तो आप एवरेज में 3 जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 33। ये देखो, ये हमने बहुत अच्छे से समझाया था। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एवरेज की, हमने तीसरी क्लास में बताया है आपको कि जब भी क्वेश्चन संख्या में कुछ करने के लिए कहेगा तो आप वो संख्या की जगह पे एवरेज में करना और आपका नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आएगा 33। कह रहा 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक क्या? बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। 3 देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट आया 4 बार, तो इसका बहुलक आ जाएगा 3। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही क्वेश्चन का बहुलक होता है। ठीक है, तो इसका बहुलक 3 आ जाएगा। बहुत आसान पेपर था। कह रहा है कि ये नंबर्स दिए गए हैं और कह रहा है इनकी माध्यिका बताओ। तो पहले आप गिनो नंबर्स जो हैं वो इवन में है या ऑड में? नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है वो ऑड नंबर है। तो जब नंबर इवन में होते हैं तो माध्यिका निकालने का अलग मेथड होता है और जब ऑड में होते हैं तो माध्यिका निकालने का अलग मेथड होता है। सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। 10 12 12 दो बार 12 13 14 15 21 और कोई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमें बताना है कि माध्यिका, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। जो बीच वाली संख्या होगी वही इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। ऑड में यही होता है, इवन का मेथड अलग है। ऑड में ये होता है और इवन में मेथड अलग है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। ऑड में यही होता है और इवन का मेथड अलग है। वो हमने माध्य माध्यिका बहुलक की 2 क्लासेस पढ़ाई, आप उसमें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आंसर क्या बनेगा। ठीक, इसका आंसर बनेगा 13। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी। परिमाप 18 18 2 36 18 54। सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आधार अगर 18 कहा तो सारी भुजाएं 18 होंगी और परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, तो 18 53 इसका परिमाप हो जाएगा। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत की लंबाई दी गई है आपको 12 और चौड़ाई दी गई है 11। तो L इंटू बी ही आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 11 गुणे 12 कर दीजिएगा 132, इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक, 132 इसका आंसर बनेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 2240 के गुणनखंडों का योग बताइए। तो सबसे पहले 2240 के गुणनखंड निकालने होंगे और उसका योग करना होगा। इसका योग आएगा 6096। 2240 के गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसका आंसर आएगा 6096। ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, भैया सुनते जाना, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसके समान आधार पर एक त्रिभुज ये बना हुआ है, ए बी सी डी और ई। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है भैया, ये हमने आपको लिखाया है आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अगर समांतर चतुर्भुज के समान आधार पर बना हुआ है तो वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये हमने आपको नोट में लिखाया हुआ, जब हम समांतर चतुर्भुज पढ़ा रहे थे तब हमने नोट में आपको पॉइंट में लिखाया था, सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया गया। चलो, हिस्टोग्राफ एक प्रकार का क्या होता है, आवृत्ति आरेख होता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी लग रहा है लेकिन आवृत्ति आरेख ही होना चाहिए इसका आंसर। अब डिसीजन होता है हमारे UPSSC आयोग के ऊपर, आवृत्ति आरेख इसका आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपके क्वेश्चन आ रहा है इस समय पाई चार्ट से। अब पाई चार्ट भी हमने इसी टाइम ले लिया है, उसको भी बता देते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन पाई चार्ट से पूछे गए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये एक चार्ट आपके पेपर में पूछा गया था इस बार, ये है लेखपाल के पेपर में पाई चार्ट। और पाई चार्ट सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है इस समय तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पेट के लिए सबसे ज़्यादा उसमें पूछा जा रहा है। हमने कहा यूपी पेट के अलावा वो अन्य कितने भी पेपर होते हैं सब में पाई चार्ट पूछा जाता है। देखो लेखपाल में भी एक पाई चार्ट पूछा गया है आपके पेपर में। चलो बताया जाए, आइए देखते हैं, पाई चार्ट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्या आंसर बनेगा इसका। एक एक पाई चार्ट को समझना भैया और फिर देखते हैं क्या कहा। पहला प्रश्न पढ़िएगा, कह रहा उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम और जिनकी आय औसत से अधिक है, अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमें इन कंपनी की आय का औसत निकालना होगा। ये जो कंपनी की आय दी गई है ये सब अलग अलग कंपनियों की आय दी गई हैं अलग अलग सन में। ठीक है, अलग अलग सन में कंपनी की आय दी गई है। सबसे पहले हमें आय का औसत निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किन वर्षों में उसकी आय से अधिक औसत थी और किन वर्षों में औसत से अधिक आय थी और औसत से कम आय थी, यही बताना है ना। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा और एवरेज हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालते हैं सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग मतलब 2640 प्लस 3720 प्लस 2520, सभी संख्याओं का योग करना होगा। सबसे पहले हमें सभी संख्याओं का योग और बटे में सभी संख्या, यही हमारा एवरेज होता है। एवरेज निकालने के लिए पहले सभी संख्याओं का योग निकालो। 0 है 0 लिख दो, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 2 20 20 4 24 का 4 हाथ से लगेगा 2 6 2 8 8 7 15 15 5 20 20 3 23 23 1 24 24 3 27 1 28 का 8 हाथ से लगेगा 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 19 1 20 4 24 24 3 27। तो टोटल आय कितनी आ गई 27840। जोड़ लो एक बार, 4 2 6 6 2 8 8 से 14 14 2 16 16 2 18 18 4 22 22 2 24 का 4 हाथ से लगेगा 2 6 2 8 8 7 15 15 5 20 20 3 23 24 24 3 27 27 28 का 8 से लगेगा 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 19 19 5 24 24 3 27। अब हमने एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी संख्याओं को जोड़ोगे उतनी संख्याओं से क्या कर दोगे, भाग करोगे। एवरेज निकालने भाग करो, 8 3 24
कितना बचेगा, 8 3 24 3 जाएगा, फिर 8 चौको 32 6 बचेगा, 8 अठाई 64, तो एवरेज कितना आ गया 3480, ये एवरेज आ गया कंपनी का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम और औसत से अधिक है, उनका हमें रेशियो बताना है वर्षों का। तो सबसे पहले निकालो 3480 से कम कितनी है, 1 2 3 4 वर्ष ऐसे हैं जिनकी 3480 से कम है ना, आगे आओ। और फिर अधिक कितने की है, चलो अधिक कितने की है, 1 3480 से 1 2 3 की ही अधिक है, तो मतलब अभी एक की और कम है, किसकी 3480 से इसकी भी कम है, तो कम का अधिक से रेशियो क्या बना 5:3। ये देखो आंसर में क्वेश्चन ने कहा था कि कंपनी की आय किन वर्षों में औसत से कम और औसत से अधिक है, उन वर्षों का रेशियो बताओ। तो औसत जो आया 3480 आया, उससे 5 वर्षों में कंपनी की आय कम थी और 3 वर्षों में कंपनी की आय ज़्यादा थी, उन्हीं से रेशियो बना दिया गया। चलो अगला लो। कहा 1997 में 1998 में कंपनी की आय 1994 1995 से कितनी गुनी थी, ठीक है। 1997 98 कहाँ, ये 1997 98 और 1994 95 ये कह रहा 1997 98 में कंपनी की आय 1994 95 से कितनी गुनी थी, ठीक है। 3360 से कितनी गुनी थी, x गुनी थी 50 40, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है 50 40 बटे में 3360, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। काटो जरा से, ये आएगा 6 पंचे 30 6 छांग 36 6 अठे 48 6 चौको 24, फिर कटेगा किससे 3 से नहीं 2 से, 2 दूनी 4 2 अठी 16 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 दूनी 4 7 चौको 28 7 छंग 42 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 कितना 1.5, कितने गुना था 1.5 गुना था ना, 1.5 गुना आंसर आया होगा। चलिए आगे समझिएगा। कह रहा 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। 1996-97, ये देखो 1996-97 में कितनी थी 4320 थी, और औसत कितना आया था, अभी आप पीछे निकाल के गए, इसका औसत 3480, ये इसका एवरेज था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षा अधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था। औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 4320 को प्रतिशत में बदलना है, और किससे पूछा औसत आय से, तो औसत आय कितनी है 3480। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, लगभग बताना है, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 2 1 9 2 2 दूनी 2 1 9 2 1 हासिल जाएगा, 2 7 14 2 9 2 चौको 8 कटेगा, 2 पंची 10, फिर 2 से काटो 2 अठी 16 2 7 14 2 दूनी 4 2 1 9 2 2 छंग 12, इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ पॉइंट में जाएगा, ठीक है, पॉइंट में जाएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा। अप्रॉक्स में जो आएगा आप आंसर बनाओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो एक आंसर कितना आएगा इसका, जल्दी से सभी लोग कि इसका अप्रॉक्स में आंसर कितना आ रहा है, वही बना दिया जाता है, ठीक है। 124 पॉइंट के करीब में जा रहा होगा ना, तो इसको आंसर बना देना, ठीक है, 125% बनेगा। फिर 124 के आसपास कौन है, 125% वाला है। चलो अगला आइए। 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ठीक है। 1997-98 में कंपनी की आय कितनी है 50-40 है, 1993-94 में कितनी है 2520 है। क्या कह रहा है, 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सबसे पहले आप निकालो कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 2520 की, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और 2520 से भाग करेंगे, तो 2520 से 2520 कटेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि थी 100% की वृद्धि थी। ये सब हम आपको बाद में सॉल्व कराएंगे, अभी सिर्फ हम आपको आंसर मिलवा रहे हैं, अपने आंसर मिलाओ कि आप क्या लगा के आए हो, 100% इसका आंसर आएगा, ठीक।
चलिए 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट क्या थी? ठीक है, 1994-95 में 3360, 1994-95 में कितना 3360, 1995-96 में कितना 3120, 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो सबसे पहले आप निकालो कितनी गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है। 3360 से कितना हो गया है 3120 हो गया है, तो 240 की गिरावट आई। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग करोगे बटे में 3360 भाग कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से। 6 पंचे 30, 6 छाई 36, 6 चौको 24, 8 सते 56, 8 5 40, 50 बटे 7, 7 सते 49, 7 पॉइंट कुछ में जाएगा तो 7% की गिरावट आई है। आंसर बना तो 7%। बताओ कोई डाउट है? तो जितने भी और एक प्रश्न अभी हमने बताया था कि मैं बीच में छोड़ दिया था, मैं बताया था बाद में बताऊंगा। तो ये वाले सब मिला लेना, आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें 7% आएगा। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, मैंने बोला था अभी बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, हम उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया, मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हम 4x = 120 लिख सकते हैं, x = 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कह रहा कि नहीं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर आपको दी गई है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 × d2, d1 × d2। ठीक है, ये होता है अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो समचतुर्भुज बनाते हैं, एक समचतुर्भुज बनाते हैं ये। ठीक, उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई 12 सेंटीमीटर। हमने कहा ये 6, तो ये 6, ये टोटल 12 हो गई। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, इसका पहला विकर्ण ये हो गया कितना 12 सेंटीमीटर, तो 1/2 12 लिख सकते हो। अब d2 निकालना है तो d2 यहाँ से निकाल सकते हो ना, d2 निकालना है तो 30 का स्क्वायर 900 और 6 का स्क्वायर 36, 900 से 36 माइनस करो, आ जाएगा 874। और 874 को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कुछ पॉइंट में जाएगा, इसलिए अप्रॉक्स में आंसर नहीं बन रहा है, इसलिए कुछ इसमें मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 874 जब अंडर रूट के बाहर नहीं जाएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में आंसर में कुछ डाउट लग रहा है। चलो इसको हम चेक करके कल की क्लास में बताते हैं जैसा होता है। ठीक, तो और सभी आप मिला लीजिएगा। एक बच्चे से, जैसे एक बच्चा बोला सर इसका 360 है, आंसर आना चाहिए, बच्चा बोल रहा है एक। चलिए हम चेक करते हैं कुछ इसमें है वो, क्योंकि जब ये निकल आएगा पॉइंट में तो आंसर तो फिर पॉइंट में ही जाएगा, फिर बिना पॉइंट के नहीं जा सकता। आप 874 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो ये लगभग 29 पॉइंट के करीब में जाएगा। 29 पॉइंट अगर 5 आ जाए तो आंसर बन सकता है। रुको अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। 29.5, अगर 29.5 बनता है तो 2 पंची 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 2 9 18, 1 19 का 9 हाथ से लगेगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ये 59 बन जाएगा। तो 59 गुणे 1/2 गुणे 12, तो 2 6 12, 6 9 54 का 4 हाथ से लगा 5, नहीं बनेगा बेटा। हम्म 29.5 से तो नहीं बनेगा। अच्छा इसको अंडर रूट के बाहर निकालो, देखो कितना आ रहा है ये, तब फिर मैं बताता हूँ। अंडर रूट के बाहर निकालिए इसको ज़रा से, 874 को, शायद कुछ बन जाए। 874 29.5 ही बाहर आएगा, 29.5 आएगा, उसका 2 गुना कर दोगे तो 2 पंची 10, 2 9 18, 1 19 का 9 हाथ से लगेगा 59 ही जाएगा। आंसर 360 भी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट में जाएगा तब आंसर नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं, फिर हम कल बताते हैं इसका क्या होता है। और सब मिला लेना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में शायद सबको नंबर मिल जाए ठीक है, शायद सबको एक नंबर दे ही दे। और बताओ पेपर सब बढ़िया गया है, कोई डाउट तो नहीं किसी को और कुछ भी? तो जो भी क्वेश्चंस रह गए एक आध उनको हम बाद में सॉल्व करा देंगे आपको, उसके लिए आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। अप्रॉक्स में हम अगर मतलब इस क्वेश्चन का अगर अप्रॉक्स में कोई आंसर बनेगा, कहाँ गया था वो वाला,
अप्रॉक्स में, तो 360 ही बनेगा, अप्रॉक्स में अगर बनेगा 360, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। अगर उन्हें आंसर सही करना होगा तो वो 360 को ही सही करेंगे। चलो फिर मैच कराओ, फिर बताना जैसा होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।